Hello, guys. So, this is chapter 2, part 2, with reference to what we did in our chapter number 1 for strategic management. We ended with portfolio strategy का BCG मैट्रिक्स बराबर है. तो हमने BCG मैट्रिक्स क्या होता है, BCG के कैश काउज, फिर और क्या था, डॉग्स, स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क्स, ये कैसे हमें डील करना है, कैसे हमें 4 मैट्राइसेस बना के अपने प्रोडक्ट्स को, अपने SBUs को वहाँ डिवाइड करके रखना है, इसके बारे में हमें BCG मैट्रिक्स ये पार्ट में बताया गया. करेक्ट. सो नाउ BCG मैट्रिक्स का ही सेकेंड strategy to analyze or think about what our business is and how to go about planning strategies is ANSOF's मैट्रिक्स. ठीक है. तो जैसा BCG का मैट्रिक्स है वैसे ये पार्ट 2 है ANSOF का मैट्रिक्स. चलो देखते हैं ये क्या है. ANSOF के मैट्रिक्स में 4 तरीके दे के रखे हैं तुम्हें. पहला तरीका, जैसे यहाँ नाम दिख रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, द नेम इन इटसेल्फ सजेस्ट्स कि अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, यू कैन थिंक ऑफ अनदर स्ट्रैटेजी एज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन योर गिवन मार्केट. मतलब तुम्हारा मार्केट नहीं बदलेगा बच्चों, तुम्हारा प्रोडक्ट नए से कुछ तुम इंट्रोड्यूस करोगे. सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो. सेकेंड स्ट्रैटेजी माइट बी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. ओके, अब अगर मैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात करना चाहूँ, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डेवलपमेंट? तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो मैं सेम रखती हूँ. देयर इज नो चेंज इन माई प्रोडक्ट और सर्विस, बट आई मे बी जोग्राफिकली, मे बी डेमोग्राफिकली आई चेंज माई मार्केट. मैं मार्केट बदल देती हूँ. मैं इंडिया से US जाती हूँ या मैं मुंबई से डायरेक्ट अहमदाबाद गुजरात चली जाती हूँ. मैं मेरा मार्केट बदलती हूँ जोग्राफिकली. या पहले मैं मेरा प्रोडक्ट सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को देखती थी, अब मैं इवन मेच्योर एडल्ट्स को वो मेरा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रही हूँ. दैट इज एक्सपेंशन ऑफ योर मार्केट. सो यू आर डेवलपिंग व्हाट? यू आर डेवलपिंग योर मार्केट. तो मार्केट डेवलपमेंट बिकम्स वन काइंड ऑफ अनदर स्ट्रैटेजिक प्लान. थर्ड स्ट्रैटेजिक प्लान ऑप्शन ANSOF तुम्हें देता है, वो है मार्केट पेनिट्रेशन का. ओके, अब मार्केट पेनिट्रेशन में याद रखो, ना नया प्रोडक्ट ना नया मार्केट, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट पर और जोर शोरों से और ज़्यादा एनर्जी और एंथुजियाज्म लगा के ये जो बिजनेसमैन है वो खुश जाता है कि नहीं, अब तो ये प्रोडक्ट और ये मार्केट को मुझे कैप्चर करना ही है मेरे सेम प्रोडक्ट से. ठीक है. इसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगी तुम्हें प्रॉपर इलेबरेटेड, पर जब हम फ्लोज पे चलेंगे तभी. एंड लास्ट फोर्थ एक स्ट्रैटेजी हमें ANSOF का मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी. येस, ना डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है मेरे करंट बिजनेस में मैं एक्सपैंड करूं या मेरा करंट बिजनेस वैसा ही रखे, एडिशनली और मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं जो शायद मेरे ये बिजनेस से कनेक्शन नहीं रखता. तो आई एम डाइवर्सिफिकेटिंग, आई एम डाइवर्सिफाइंग रैदर, सॉरी दैट वर्ड वाज रॉन्ग, आई एम डाइवर्सिफाइंग. डाइवर्सिफाइंग मतलब मैंने जो अभी तक नहीं किया है, रिलेटेड अनरिलेटेड, वो चीज़ मैं नए से शुरू करूंगी. सो वन मोर फेदर ऑन माई हैट, that can be another strategy that an organization can follow. Clear? So अब ये strategies को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. चलो, the first strategy, product. Okay, product development strategy. मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरा प्रोडक्ट बेहतर करके नया प्रोडक्ट कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. एक बात सही से समझ लो, कस्टमर्स ना मोनोटनी पसंद नहीं करते बच्चों. दे डोंट लाइक द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. दे नीड चेंजेस, दे नीड न्यू प्रोडक्ट्स, दे नीड फैंसी प्रोडक्ट्स. अच्छा, और उन प्रोडक्ट्स पे तुम्हारी कंपनी का नाम दिखा, मतलब तेरी कंपनी नेक्स्ट लेवल. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में क्या क्या आता है देखो. डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट विद हाई इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यस, आज तुम अगर देखोगे, फेयर एंड लवली ये कंपनी है. अब फेयर एंड लवली ने दुनिया भर के फेयर एंड लवली के वर्जन्स निकाले. पहले इतने दिनों में गोरापन, बाद में 7 दिनों में गोरापन, उसके बाद फेयर एंड हैंडसम नाम का उन्होंने नया प्रोडक्ट लाया. मार्केट तो सेम ही है ना, पर प्रोडक्ट नया आया. पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इट. देन फेयर एंड लवली में काफ़ी उन्होंने चेंजेस लाए. बट यही अगर तुम देखोगे, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, बस मतलब ज़माने भर से वही है, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम एक ही है.
हल्दी के गुण और सब कुछ, इवन द मॉडल दे डिड नॉट चेंज। अभी रिसेंटली दंत मंजन के लिए उन्होंने आलिया भट्ट को मार्केटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ, अदरवाइज देयर वाज नो चेंज, ना प्रोडक्ट बदल रहा था ना मार्केट बदल रहा था। तो यू कैन नॉट कैप्चर अ मार्केट इन दैट, इन सच काइंड ऑफ विद सच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो इसके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये एक ऑप्शनल स्ट्रैटेजी दी जाती है जहाँ पे तुम नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके अपने मार्केट को कैप्चर रीगेन कर सकते हो। देन एक्वायरिंग राइट्स ऑफ समवन एल्सेस प्रोडक्ट्स, या सब कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम नॉट एबल टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ माई ओन, बट वॉट आई डू इज, एक कोई अगर नया प्रोडक्ट लाता है तो मैं उसे अपने कब्जे में ले लेती हूँ, मैं उसके राइट्स खुद ले लेती हूँ बाय पेइंग मनी। सो टेक ओवर करके मे बी, या एक्वायर करके दूसरे के अधिकार, तुम उसका प्रोडक्ट अपना बोल के बता पाओगे। अच्छा, यहाँ हम उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं बच्चों, वी आर नॉट कॉजिंग हिम लॉस, but the only thing is I am buying the rights of his products which was developed by him, but now it will be sold by your company. Okay, then maybe third option होता है joint development with owners or other products, या टेक ओवर करने से बेहतर है फिर मर्ज हो जाओ। मर्ज करके क्या करोगे, मर्ज होके तुम्हारा प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट इकट्ठा मिला के तुम नया प्रोडक्ट बन के जॉइंट ओनर्स के तौर पे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करो सेम मार्केट में। पर यहाँ पे मार्केट नहीं बदल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स नए से डेवलप किए जा रहे हैं। So you call it product development strategy. So this is one strategy that is available to you for strategically thinking and executing it in a correct manner. ठीक है, ये ANSOF बोलता है। फिर ANSOF का दूसरा स्ट्रैटेजी क्या कहता है? ओके, मार्केट आ गया, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करना है तुम्हें, इफ योर प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी इनोवेटिव एंड नाइस, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी डूइंग मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। चलो देखते हैं। Develop new markets with the same products. Yes, what you're supposed to do, same product है, प्रोडक्ट में कुछ बदल नहीं करना है तुम्हें, पर नया मार्केट डेवलप करो। हाँ के ना, चलो देखते हैं कैसे। फिर आगे एक्सप्लोर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स। यस, हाँ देखो, हमारे कस्टमर्स ना बाइफर्केटेड होते हैं। जैसे अभी जेके शाह क्लासेस की अगर तुम कस्टमर्स की बात करो, दे आर बाइफर्केटेड इनटू सीए, इनटू सीएस, इनटू सीएमए। तो सीएमए इज अ न्यू मार्केट विच दे हैव वेंचर्ड इनटू। इसके पहले प्रोडक्ट तो एजुकेशन है, प्रोडक्ट तो पढ़ाई है, प्रोडक्ट तो सिलेबस है, वो तो सेम ही जा रहा है हर जगह पे, पर मार्केट नया एक्सप्लोर किया नहीं गया था विद रिस्पेक्ट टू सीएमए। तो अभी उन्होंने क्या किया, नया मार्केट डेवलप करने की कोशिश की उनके सेम प्रोडक्ट्स के साथ, अलग कस्टमर सेगमेंट को तुमको सर्व कर रहे हैं। देन access new areas or regions or foreign markets. Yes, sometimes what you can do is, if India is explored domestically, you have done everything possible, तो क्या करो, तो भाई चलो इंटरनेशनल चले जाओ, इंडिया के बाहर नए नए मार्केट्स को, नए फॉरेन रीजन्स को एक्सप्लोर करो, देखो तुम्हारा सेम प्रोडक्ट वहाँ पे उतना सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। क्लियर? सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नया प्रोडक्ट सेम मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट में सेम प्रोडक्ट नया मार्केट। आगे देखते हैं। ओके, सो नाउ दैट्स पेनिट्रेटिंग। टू पेनिट्रेट इज लाइक टू मेक अ होल इन समथिंग, टू गेट इनसाइड समथिंग। ठीक है, एकदम घुस जाना प्रॉपरली। तो मार्केट में कैसे घुसते हैं हम? अरे यहाँ पे मैं तुम्हें वो एग्जांपल देती हूँ जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, मैं दूंगी। कोलगेट, अ वेरी 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 फेमस कंपनी इन इंडिया। आई मीन अपने कितने, मतलब अपने पर दादाजी से वो दंत मंजन वगैरह का चक्कर चल रहा है। तो दिस मार्केट, दैट इंडिया मार्केट वॉज नॉट न्यू फॉर कोलगेट, इट वॉज लाइक अरे अपना ही है, बराबर है। पर फिर भी अपना ही होने के बावजूद, पेप्सोडेंट आने के बाद, या दंत कांति एंड ऑल न्यू थिंग्स इंट्रोड्यूस होने के बाद थोड़ा डगमगा जाने का चांसेस था, बराबर है। तो इनिशियली एक 10 साल पहले जब पेप्सोडेंट आया, कोलगेट की सिचुएशन खराब हो गई, बिकॉज पेप्सोडेंट वॉज नाइस, इट वॉज फ्रेश, इट वॉज बेटर, इट हैड गुड मार्केटिंग स्किल्स एंड द कंपनी वॉज फ्लरिशिंग। तो उस चक्कर में पेप्सोडेंट मार्केट लीडर बनते जा रहा था और कोलगेट नीचे गिरते जा रहा था। अब कोलगेट ने दिमाग लगाया, क्या करे क्या करे क्या करे। फिर उन्होंने किया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फिनिश्ड। वन मार्केटिंग ट्रेंड, वन मार्केटिंग गिमिक, एंड हाथ से जाने वाला मार्केट वापस हाथ में आ गया। क्या किया? सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट, कुछ बदल नहीं किया, पर मार्केट को अंदर घुस के नया मार्केटिंग टैक्टिक यूज करके, दिमाग लगा के, अपना छूटते जाने वाला मार्केट को वापस पेनिट्रेट करके कैप्चर कर लिया।
That is what is marketing strategy. Aggressively you have to go behind the same market which you already have, but you have to capture it. So same products to be introduced in the same market with new vigor. So it's about energy, it's about new desire. Then maybe by price reduction, ओके, या बाय इंक्रीज इन प्रमोशन, जो कोलगेट ने किया, बार बार अपने हर सीरियल के एंड में ये ऐड आती थी, या बीच में भी वो एड्स आते थे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर नमक के बाद लौंग आ गया, लौंग के बाद इलायची आ गई, अब तो पता नहीं जीरा मसाला तीखा लाल भी आ जाएगा. तो माई पॉइंट इज, पागल के जैसा प्रमोट किया उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, और प्रमोट किया इसके लिए तो आज हमें वो ऐड इतना ब्रेन में हमारे फिक्स हो गया ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, सो एवरीबडी वेंट आफ्टर कोलगेट, एज इफ बाकी किसी टूथपेस्ट में नमक ही नहीं है. ए भाई, नमक तो बेसिक प्रिंसिपल है फॉर ब्रशिंग योर टीथ. तुम इवन रोज उठ के नमक भी ऐसा कर दोगे ना, तो भी तुम्हारा माउथ फ्रेश होने वाला है, सारे कीटाणु गायब होने वाले. बट दैट्स व्हाट इट इज, इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक. बट यही तो ज़रूरत थी कोलगेट को, मार्केट को पेनिट्रेट करने की विद न्यू विगर, न्यू एंथुजियाज्म. सो उन्होंने प्रमोशन इंक्रीज किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान दिया, हर ग्रोसरी स्टोर से लेके बड़े डीमार्ट मार्केट टाइप्स तक, एवरीवेयर कोलगेट के 3 का इकट्ठा पैकेट फिर इतना डिस्काउंट, या 2 का पैकेट फिर इतना डिस्काउंट, या 3 के साथ चौथा फ्री, ऐसे टाइप्स के स्ट्रैटेजीज लगाए. ग्रेट, इट वर्क फॉर देम, दे आर अगेन द मार्केट लीडर नाउ. कहाँ है पेप्सोडेंट? पेप्सोडेंट का पहले जैसा अभी बिल्कुल भी क्रेज नहीं है. सो दैट्स व्हाट इट इज. दे यूज्ड एंसॉफ्स मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी एंड इट वर्कड फॉर देम. ठीक है, चलो आगे देख. फोर्थ स्ट्रैटेजी इज डाइवर्सिफिकेशन. चलो देखो, ये अपने मिस्टर एग दिख रहे हैं, क्या लिखा उन्होंने? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. यस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं सारे अंडे एक ही बास्केट में लेके घर आ रही, और वो बास्केट मेरे हाथ से गिर गई, चलो उधर ही उसकी बुर्जी हो गई भाई, सारे के सारे अंडे गायब, बराबर है. पर ये मैं 2 थैलियों में लेके अगर अंडे जाती थी और एक थैली गिर जाती थी, फिर भी एक तो मेरे पास होती थी. दैट्स रिस्क डिवाइड करना. तो डाइवर्सिफिकेशन यही प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों, कि मैं एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही मार्केट पे, एक ही जगह पे बहुत फोकस कर दूँ, और वो मार्केट सडनली अगर कोलैप्स हो जाए, व्हाट विल आई बी एबल टू डू? नथिंग. तो वाई नॉट इन्वेस्ट माई कैपिटल इन 3 or 2 डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, वेर इन एक इंडस्ट्री का क्या बोलते हैं ना, उतरता ट्रेंड हो तो दूसरे का चढ़ता रहेगा, दूसरे का उतरता रहेगा तो तीसरे का चढ़ता रहेगा. समवेयर आई विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट to set off the losses I'm earning in the other industry. So this is risk को divide करना. That is what diversification strategy is. पर diversification में 2 तरीके, एक तो मैं related diversification कर सकती हूँ और unrelated diversification कर सकती हूँ. रिलेटेड में वर्टिकल और वर्टिकल बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात आती है, बताती हूँ मैं धीरे धीरे. चलो, सो रिलेटेड दैट इज कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, या फिर अनरिलेटेड दैट इज कॉन्ग्लोमरेट. यू कॉल इट कॉन्ग्लोमरेट. जैसे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ए कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, बिकॉज रिलायंस के एक एक प्रोडक्ट या यूनिट को देखोगे तो उसका आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं है. आई मीन रिलायंस पेट्रोलियम एंड रिलायंस ट्रेंड्स का, कपड़ों का और पेट्रोल का क्या कनेक्शन है यार बच्चों? नथिंग, अनरिलेटेड, like that. So spreading business across related industries is known as related diversification. It can be backward or forward in the supply chain. For example, you are a BMW car manufacturer, ठीक है, you're manufacturing BMW cars. अब मुझे बात बता, टायर कहीं से आता है, पार्ट्स कहीं से आते हैं, फिर तुम असेंबल करते हो, बाद में तुम्हारी कंपनी वो गाड़ियाँ आगे जाके बेचती है. तो सप्लाई चेन ये है कि पहले रॉ मटेरियल आता है, टायर वायर एक्सेट्रा, फिर गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, उसके बाद वो होलसेलर्स या रिटेलर्स को दी जाती है. दैट इज योर सप्लाई चेन. ठीक है, अब ये सप्लाई चेन में मान के चलो तुम बीच में हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो. अगर तुम पीछे जाके, सुनो ध्यान से, अगर तुम पीछे जाके टायर बनाना शुरू करते हो तो यू आर गोइंग बैकवर्ड इन योर डाइवर्सिफिकेशन का सप्लाई चेन. बैकवर्ड मतलब इन द सेम सप्लाई चेन बट यू आर गोइंग बैकवर्ड. बट यही अगर तुम मतलब क्या करोगे, टायर बनाओगे और तुम ही टायर बनाओगे, तुम ही मैन्युफैक्चरिंग करोगे, चलो तो तुम रॉ मटेरियल सप्लायर भी बन गए और तुम मैन्युफैक्चरर भी बन गए. रिलेटेड है, टायर इज रिलेटेड टू अ कार. बट यही तुम कार की बात करो और तुम रिटेलिंग की बात करो, तुम कार बना भी रहे थे और अब तुमने रिटेल दुकानें भी शुरू कर दी बेचने के लिए, तो तुम सप्लाई चेन में आगे चले गए, तो इसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं. ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड. बैकवर्ड फॉरवर्ड हमेशा सेम सप्लाई चेन में रहेगा तो उसे बैकवर्ड फॉरवर्ड कहा जाएगा बच्चों. इसे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं. एम आई क्लियर एवरीबडी?
जैसे स्टारबक्स कॉफ़ी, आजकल इट इज़ इट्स अ ट्रेंड टू गो एंड ड्रिंक स्टारबक्स का, पता नहीं 200-500 कितने रुपए का कॉफ़ी, पता नहीं यार क्यों पीते हो तुम लोग, एक तो कड़वा होता है वो ऊपर से। तो एनी विच वेज, तो स्टारबक्स कॉफ़ी बना के तुम्हें दे रहा है सर्विस, बट ये अगर कॉफ़ी बीन्स भी बना के पैकेट्स बेचने लग जाए तो सप्लाई चेन में ही है, बीन से ही तो बाद में कॉफ़ी बनती है। तो उन्होंने क्या किया, दे वेंट बिहाइंड इन दी सप्लाई चेन। ओके, बट यही अगर हम कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड की बात करें, it's a collection of businesses which have no similarity amongst them to spread business risk. मतलब they are absolutely not connected to each other, they're conglomerates, they are different from each other. So when they are so different from each other, I can give you an example of ITC Grand Maratha. अब ITC Grand Maratha ये होटल है, तो तुम्हें पता है ओरिजिनली ITC ये कंपनी कहाँ की है, क्या करती है? ITC is Indian Tobacco Company, तंबाकू literally. So they're manufacturers of tobacco. But then there is one big famous 5-star hotel named ITC Grand Maratha. What is it? That ITC Grand Maratha it is into hotel industry. अब मुझे बात बताओ, तंबाकू का और होटल इंडस्ट्री का क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं. But it's such a big, huge tobacco manufacturing company. It wanted to diversify. It did not want to put all eggs in the same basket. So उन्होंने थोड़े अंडे होटल बास्केट में डाल दिए. Great. Conglomerate. Clear? चल आगे देखते हैं. So that was Ansoff matrix. Now when we talk about the next matrix is Arthur D Little matrix. अब ये थोड़ा सा ना Arthur D Little matrix complicated है, but I don't want you to ignore it completely. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसके बारे में कभी सवाल पूछा नहीं गया है, बट दैट डजंट मीन पूछा नहीं जा सकता है ना. दैट्स द प्रॉब्लम विद आवर टीचिंग, कि कल कुछ पूछा नहीं गया और मैं तुम्हें बताऊँ ही नहीं, इट डजंट जस्टिफाई माई टीचिंग. सो आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट इट इज़, बट द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज डोंट सुपर फोकस ऑन इट. जस्ट हैव अ फेयर आइडिया कि कल अगर MCQs में उसको कुछ पूछा गया तो हमें उसमें डील करने आना चाहिए. ठीक है, चलो तो देखते हैं ये आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स क्या बोलता है. It is identified by competitive position and industry maturity stage. ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ है, जैसे BCG में दो चीज़ें थी वैसे यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं. यहाँ पे हम वो बिजनेस का कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखते हैं और इंडस्ट्री में वो कंपनी का मैच्योरिटी स्टेज क्या है वो देखा जाता है. वेदर कंपनी डोमिनेंट है या कंपनी वीक है या टेनेबल है, उस पर पता चलेगा कि एज ए कॉम्पिटिटर वो बेबी से एम्ब्रियो से ग्रोथ से पीक स्टेज पे आएगी तो क्या क्या असर होने वाला है. ठीक है, फिर कॉम्पिटिटिव पोजिशन इंक्लूड्स प्रोडक्ट लाइन्स, कॉम्पिटिटर्स, एंट्री बैरियर्स एक्सेट्रा. ओके, तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन हम कैसे ढूंढते हैं? एंट्री बैरियर्स के हिसाब से मैं कहाँ हूँ, बाकी कॉम्पिटिटर्स जो बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में मैं कहाँ हूँ, तो मार्केट एक एनालाइज किया जाता है. देन थर्ड, मैच्योरिटी स्टेजेस की अगर बात करो तो डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक, ऐसे अपने को मैच्योरिटी स्टेजेस देखे रखे. सो इफ़ आई एम इन अ मैच्योरिटी स्टेज ऑफ इन ए कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ डोमिनेंट मान के चलो, तो इफ़ आई एम अ डोमिनेंट कॉम्पिटिटर फॉर ऑल अदर्स, मैं कुछ नया इंट्रोड्यूस कर भी दूँ ना प्रोडक्ट तो भी वो बेहतरीन चलेगा, दैट स्ट्रैटेजी विल वर्क आउट फॉर मी. पर ये मेरा कॉम्पिटिटिव पोजिशन अगर वीक है और मैं कुछ नया प्रोडक्ट डालने जाऊँ तो यार चांसेस है कि ऑलरेडी आई एम वीक प्लस अ न्यू प्रोडक्ट वीकन्स मी मोर एंड इट वोंट बी आई वोंट मे बी कम इन टू अ सक्सेसफुल वेंचर. तो ये सारा स्टेजेस और कॉम्पिटिटिव पोजिशन का कॉम्बिनेशन का कंपैरिजन है. यही अगर तुम पोजिशंस की बात करो तो हम एम्ब्रॉयनिक हमारा मैच्योरिटी स्टेज हो सकता है, हमारा ग्रोथ का मैच्योरिटी स्टेज हो सकता है, हमारा मैच्योरिटी का हो सकता है, और एजिंग. एम्ब्रॉयनिक इज व्हेन यू आर इन एन एम्ब्रियो, एज इन व्हेन अ बेबी इज बोर्न इन द मदर्स वूम्ब. वो पहले एम्ब्रियो होता है, छोटू सा ना आकार, कुछ हमें शेप भी नहीं होता है, पहले तो अपन ऐसा कुछ अजीब ही दिखते हैं, बाद में हमारा चेहरा, हाथ, पैर छोटे छोटे सब आने लगता है. तो एम्ब्रियो फेज इज़ वेरी इसेंशियल. अगर तुम एम्ब्रियो फेज में हो एज ए कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अचानक कुछ हटके करना इज़ वेरी रिस्की, बिकॉज हटके मतलब भाई तू उधर के उधर मर सकता है. ठीक है, पर एम्ब्रियोनिक से तुम ग्रोथ में आ गए, मतलब तुमने पहली सीढ़ी क्लियर कर दी है, ये इस्टेब्लिश्ड कि यार चलो मैं ग्रोथ हो गई हूँ, मतलब मेरा अब बेस क्लियर है, मेरा मे बी BEP ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं. फिर ग्रोथ से मेच्योर मतलब मैं पीक पे आ गया, अब भाई हर किसी को मेरे मार्केट में मेरा नाम पता है, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स पता है.
सो आई हैव कम इनटू अ मेच्योरिटी पोजीशन. मेच्योरिटी के पोजीशन के बाद थोड़ा मेच्योरिटी एंजॉय करने के बाद देयर इज ऑलवेज अ चांस कि माई कंपनी कैन गो एजिंग, मतलब हम बुढ़े हो सकते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट बिजनेस लाइफ साइकिल्स इज तुम बुढ़े होने के बाद भी अगेन रीजुविनेट होके नए से एकदम यूथ बन सकते हो. हमारा ह्यूमन लाइफ साइकिल वैसा नहीं है. हम एक बार बुढ़े होते जाते हैं, हम बुढ़े होते जाते हैं, हम वापस जवान नहीं हो सकते. बट बिजनेसेस को तुम वापस जवान कर सकते हो. कैसे? स्ट्रैटेजीज लगा के. क्लियर? So that is what Arthur D. Little matrix is. I've mentioned it in my notes in a tabular format. So if you can refer it and if you have any queries about it, you can definitely WhatsApp me. But I think थोड़ा less इस पे focus करोगे चलेगा, बस उसे समझ के रखो ऊपर ऊपर से. अगर MCQs आया तो हमें attempt करना है. पर ये छोड़ के ANSOF का मैट्रिक्स और BCG मैट्रिक्स हमें अच्छे से करना है विदाउट फेल. ठीक है, चलो ना. स्ट्रैटेजिक प्लान, ये कंसेप्ट हमारा एंड ऑफ द चैप्टर का स्ट्रैटेजिक प्लान, ये एक कंसेप्ट या सिलेबस का चैप्टर 2 का एक एंड पार्ट हमें डील करना है. पर इसके पहले हमने ये वीडियो में जो शुरुआत की है BCG के बाद वाला पार्ट, तो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस का एंड होता है. पोर्टफोलियो एनालिसिस में BCG वाज 1, सेकेंड वॉज ANSOF मैट्रिक्स, थर्ड वॉज आर्थर डी लिटल, ADL मैट्रिक्स कहते हैं उसे. ये 3 मैट्रिक्स में से हमें कौन सा करना है? हमें फर्स्ट 2 करना है, BCG और ANSOF अच्छे से करना है. BCG का भी सारा कैट्स डॉग्स क्वेश्चन मार्क स्टार्स बराबर पता होना चाहिए. कैट्स डॉग्स नहीं, कैश काउज एंड डॉग्स, सॉरी. एंड ANSOF का 4 स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक ठाक. फिर आर्थर डी लिटल में ये पता होना चाहिए कि भाई मेच्योरिटी स्टेजेस भी होते हैं और कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है, जिनको कंपेयर करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट की जाती है कंपनी टू कंपनी. ठीक है. अब स्ट्रैटेजिक प्लान, ये कंसेप्ट क्या बताता है, चलो देखते हैं. स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. मुझे एक बात बताओ बच्चों, चैप्टर 1 में हमने एनालिसिस का, एनवायरमेंटल एनालिसिस, फिर स्ट्रैटेजीज क्या होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, ये सब सुना और ये सब जाना. ठीक है. फिर हमने चैप्टर 2 जब शुरू किया, हमने बात की कि यार स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा. और प्लानिंग करने के लिए पहले तो एनालाइज करो तुम खुद क्या हो, खुद को समझोगे तब जाके तो प्लान्स बनाओगे. तो हमने एनालिसिस, जिसमें सिचुएशनल एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये सब करके समझ तो लिया कि भाई ये क्या जुगाड़ है. पर अब हमें क्या समझना है? अब हमें स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के कंसेप्ट को इसके लिए समझना है क्योंकि हमने जो भी एनालिसिस किया है ना बच्चों, वो इसके लिए किया है ताकि मैं स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकूं. और जब मैं प्लान करूंगी तब जाके तो मैं एग्जीक्यूट करूंगी, है ना. और एग्जीक्यूशन के लिए चैप्टर नंबर 3 दिया है कि वेर इन आई विल कंट्रोल माई स्ट्रैटेजिक प्लान, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड सुपरविजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल जिसको कहते हैं. So right now we are at the end of chapter number 2, which explains why we spoke about strategic management, why did we talk about strategic analysis, because basically we wanted to plan our strategies. So the first stage in strategic planning is frame alternative strategies. तो जब तुम्हें strategic planning करना है, जैसे तुम्हें अगर plan करना है, मान के चलो कि ये लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, I am going to throw a big party. ठीक है. I mean that big party that you are going to throw, you will make alternatives कि should I plan and execute that party एक हॉल में या एक रेस्टोरेंट में. आजकल वो रेस्टोरेंट के बुफे होते हैं, वो सारे बैंक्वेट हॉल्स कहते हैं उसे, यस बुफेज दिए जाते हैं, वहाँ प्लान करूँ कि मैं घर में ही वो छोटू सा प्लान करके एक छोटी पार्टी दूँ. ये 3 अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज तुमने सोचे. ये 3 में से स्टेप 2 में तुम एग्जामिन करोगे तीनों अल्टरनेटिव्स को कि कौन सा वाला सबसे बेहतरीन बैठता है. तो अगर हॉल में करने जाए तो यार खर्चा कड़क वाला होगा, होटल में भी करने जाए तो भी यार बहुत सोफेस्टिकेटेड हो जाएगा. अगर राडा करना ही है तो क्यों ना घर पे ही बुला के सबको राडा कर दिया जाए. सो हम क्या करेंगे, प्लान हम करेंगे चलो अब हमें घर पे ही मस्त वाला डेकोरेशन करके, एंड मे बी इफ योर फ्रेंड्स आर बेवड़ास तो मस्त दारू वारू ला के चिल मार के रात भर राडा करना है ना, पार्टी अभी बाकी है. सो ये अगर तुम प्लान करते हो, इट्स नाइस, इट गेट्स अ होम फीलिंग, यू फील कोजी, यू फील सिक्योर इन योर ओन होम, प्लस तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं तो यू आर सुपर हैप्पी, प्लस तुम्हें मस्त पीने खाने का मौका मिल रहा है. और क्या चाहिए ज़िंदगी में, थोड़ा नाच वाच लेंगे. तो माई पॉइंट इज हॉल और होटल अपने आप सोचने के बाद कैंसिल हो गया. और थर्ड वाला पॉइंट बच गया कि भाई चलो व्हाट एम आई गोना डू, आई एम गोना गो फॉर अल्टरनेटिव नंबर 3, हाउस पार्टी.
तो हमने क्या किया, यू चोज दी एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, सिंपल। बस ये मैंने थोड़ा पर्सनल स्ट्रैटेजी बताया। अगर हम कंपनियों की बात करें, maybe a company wants to introduce a new product in the market, okay, so उनके पास 3 प्रोडक्ट का ऑप्शन है, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, तीनों में से वो लॉन्च एक ही प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो 3 स्ट्रैटेजीज उनके पास है ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो क्या करेंगे, ये तीनों अल्टरनेटिव्स पहले बनाएंगे, फिर तीनों को एग्जामिन करेंगे कि प्रोडक्ट 1 अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें 1 करोड़ का फायदा है, प्रोडक्ट 2 इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें 90 lakhs का फायदा है करंटली, और प्रोडक्ट 3 हम अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें रफली 1 करोड़ 10 lakhs का फायदा होगा। अब मुझे बात बताओ, 90 lakhs बहुत कम हो जाता है, 1 करोड़ मीडियोकर है, और अगर 1.10 की बात करें तो वो बेहतरीन हमें आउटपुट दे रहा है। तो देन व्हाट वी डू, आउट इन, दिस प्लान गेट्स चॉजन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। पर ये 3 स्ट्रैटेजीज जो तुमने बनाई ना बच्चों, वो एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस, सिचुएशनल एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस सब करके बनाई है। दैट इज वाई दिस पार्ट केम आफ्टर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का आधा पार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वो स्टेजेस थे, ये स्टेप्स है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, ओके, इंटरनल एनालिसिस ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दैट इज पीपल एंड फाइनेंस। यस, हमें कंपनी का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पीपल फाइनेंस के रिलेटेड देखना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी को जब मैं प्लान करूंगी तो मैं एग्जीक्यूट करने के लिए करूंगी। तो भाई अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे पहले देखना चाहिए ना कि मेरी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वेदर आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू एग्जीक्यूट इट, और वेदर आई हैव सर्टेन वीकनेसेस विच आई नीड टू ओवरकम बिफोर आई एग्जीक्यूट इट। देन पॉइंट नंबर 2, इंटरनल एनालिसिस कर रहे हो तो भैया एक्सटर्नल एनालिसिस भी तो कर लो। तो एक्सटर्नल एनालिसिस किया जाएगा ऑफ कंपनीज अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, टू डू व्हाट, टू समराइज सिचुएशन विद गैदर्ड डेटा। तो मैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस इसके लिए करती हूँ ताकि मेरा जो गैदर्ड डेटा है ना बच्चों, वो मैं एनालाइज कर पाऊँ, समझ पाऊँ, और उसके बाद आगे के स्टेप्स ले पाऊँ। नेक्स्ट स्टेप, there is development of vision, mission and setting up of goals. Yes, ये जो मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में डेटा गैदर किया, वो गैदर क्यों किया, क्योंकि मुझे मेरा खुद का विजन, मिशन, गोल सब सेट करना था। पर जब तक मैं खुद को समझती नहीं हूँ तब तक मैं विजन या मिशन कैसे ड्राफ्ट करूँगी। जैसे अभी जब तुमने CMA करना डिसाइड किया, what did you do first? You first thought, okay, what do I know good? Do I know is my practical good, is my theory good? Then you thought, no, my practical is fair enough, it's nice, और theory भी मैं थोड़ा मैनेज कर ही सकता। तो तुम्हें लगा यार इतना भी मेरा प्रैक्टिकल बढ़िया नहीं है कि मैं CA कर लूँ डायरेक्टली, पर इतना भी मेरा थियोरी बढ़िया नहीं है कि मैं CS कर लूँ डायरेक्टली, तो बेटर है मैं क्या कर लूँ, CMA, बैलेंस्ड। समझा क्या? चलो, डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज। यस, ये तीनों के बेसिस पे यू विल डेवलप एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज, देन डेवलपिंग टैक्टिक्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली। एक बात समझो, जब भी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है, एक प्लान होता है, इट इज सपोज टू बी फॉलोड, एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड, परफेक्ट, बट हर प्लान में ना छोटी मोटी ऐसी माइन्यूट चीज़ें होती है जो प्लान को एकदम से सक्सेसफुल बनाती है। तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जब हम रसोई बनाते हैं घर में, रसोई में जब खाना बनाया जाता है, रसोई नहीं बना रहे, रसोई में जब खाना बनाया जाता है तो हमारे ऐसे छोटे छोटे क्विक ऐसे टैक्टिक्स और ट्रिक्स होते हैं जो वर्क करते हैं हमें बढ़िया खाना बनाने के लिए। तो इफ़ आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, उपमा बनाते हैं हम। अब उपमा तो वेज नॉन वेज वालों के लिए उपमा ही होता है। तो जब उपमा बनाया जाता है, यूजुअली हमें अगर कोई मेहमान नहीं है तो मैं क्या करती हूँ भाई, पहले तेल डालो, उसमें राई डालो, जीरा डालो, कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता डालो, उसमें पहले फिर रवा डालो, रवा को ऐसा ट करो और उसमें पानी डाल दो। ठीक है, फिर वो नमक, वो जो रूटीन है वो तो करना ही, तो बन जाता है अपना नॉर्मल रेडी घर का तरीके का। पर अगर कोई मेहमान आने वाला है तो दिस स्पेशल प्रिपरेशन, यू वांट इट टू बी वेरी फ्लफी एंड नाइस एंड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, एवरीथिंग यू वांट दैट उपमा टू बी। तो व्हाट डू आई डू, पहले तेल डाला जाता है, वापस सेम राई, जीरा, कड़ी पत्ता, फिर उसमें थोड़ा प्याज भी डालते हैं, थोड़ा सा मस्त वाला बनाने के लिए प्याज को थोड़ा परोसा जाता है, गोल्डनिश वगैरह। आई एम सॉरी, ये तुम्हें यूट्यूब चैनल लग रहा रहेगा पर सुन लो। तो वो प्याज को टट किया जाता है। उसके बाद है ना, rather than putting in the rava in it,
व्हाट आई डू इज उसमें हल्दी, अगर तुम्हें मस्त वाला येलो दिखाना है तो अपना मिर्ची का जो तड़का डालना होता है वो, एंड नमक वमक डाल के मैं उसमें पहले पानी डालती हूँ। पानी डालने के बाद मैं उसमें पानी को उबालती हूँ मस्त वाला, फिर डिसाइडेड ये लेके अमाउंट लेके मैं उसमें रवा डाल देती हूँ। अब जो फ्लफीनेस रवा और वो उपमा को आता है, इट्स अमेजिंग। इफ यू ट्राई इट एट होम इफ यू वांट टू। तो वो पानी पहले नहीं पानी बाद में, या पानी बाद में नहीं पानी पहले, इतना सा चेंज किया बस मैंने टेक्निक में, बट इट गिव्स ड्रास्टिकली डिफरेंट रिजल्ट्स। फिर वो मेहमान वाला उपमा और रोज का अपना नॉर्मल उपमा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज टैक्टिक्स। यू हैव टू डेवलप सच काइंड ऑफ टैक्टिक्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज वेरी ब्रिलियंटली। ऑल्सो टैक्टिक्स कभी कभी ऐसे भी यूज़ होता है, जैसे अगर मान के चलो मेरी एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी है और उसमें ना नमक बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी तो हम बेसन का आटा डाल सकते हैं अगर वो अलाउड है वो सब्ज़ी में तो, या हम आलू डालते हैं, आलू सारा नमक ले लेता है अंदर अपने में। टैक्टिक, व्हाट्स इट, इट्स जस्ट मियर सिंपल टैक्टिक। इसीलिए तो यार अपन बचपन से सुनते हैं ना यार कि मदर्स आर स्ट्रैटेजिक प्लानर्स, दे स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स, because they definitely know what to do and what quantity is needed for the family members to eat. right quantity का right बन जाता है, ऐसा बहुत वेस्ट नहीं होता अपने घर पे कभी। क्यों? they strategic managers. clear? this was the steps in strategic planning. आगे, हाँ, अब ये ज़रूरी वाला पार्ट, कंटिंजेंसी प्लानिंग। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंसी? सोचो, व्हाट इज कंटिंजेंसी एज पर यू? कंटिंजेंसी, ये वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, सम फ्यूचर इवेंट दैट हैपन्स विदाउट यू एक्चुअली फोरसीइंग इट। देख, फ्यूचर ना हर चीज़ अपन नहीं देख पाते बिकॉज द फ्यूचर इज़ अनसर्टन। पहली बात, कभी भी कुछ भी पॉपअप हो सकता है, तो वो कभी भी कुछ भी पॉपअप होने से कभी भी हमें लॉस भी फेस करना हो सकता है। तो ये जो रिस्क है कि समथिंग माइट हैपन सम टाइम एंड वी माइट नॉट बी एबल टू सेव द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कंटिंजेंसी। पर अगर हम एक कंटिंजेंसी प्लानिंग थोड़ा बहुत हमारे अंदाज में रखें, तो हम एकदम ही ना बिंदास नहीं जीते, हम हमेशा कॉशियस होते हैं, केयरफुल होते हैं, जिसकी वजह से आवर ऑर्गेनाइजेशन स्टेज इवन आफ्टर फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ लॉस। ठीक है, तो वो कंटिंजेंसी प्लानिंग में आता है। देखते ये लोग कैसे बोल रहे, देखो। Regardless of how well the strategies are formulated, unforeseen events can make strategies obsolete. Yes, कितना भी बढ़िया स्ट्रैटेजी बना ले, कितना भी बढ़िया, पर अचानक भयानक एनवायरनमेंट में कुछ भी हो जाता है और तेरा बढ़िया स्ट्रैटेजी फेल हो जाता है, मतलब यूजलेस हो जाता है, रादर फेल भी नहीं। जैसे लॉकडाउन वॉज सच अ कंटिंजेंसी। आई मीन कोविड-19 आके हम सब के एकदम वांदे कर देगा, ऐसे किसी को लगा ही नहीं था। I mean, new businesses must be suffering so much. Their plans, their policies, everything down the drain. Because COVID-19 के इतने dangerous pandemic के वजह से everything is locked down. We are not able to do anything. अभी खुलेगा etc. Everything is going on. But या खुला है maybe to certain aspects. But gyms नहीं खुले। मान के चल तू जिम ओनर है और तूने मस्त वाला स्ट्रैटेजी निकाल के बड़ी जिम, नया इक्विपमेंट सब किया है, अब उसका लोन तो तू चुका रहा है, मेंबर किधर है, कहाँ से आएगा? क्यों? कंटिंजेंसी सिचुएशन। तो दीज प्लान्स आर मेड टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल थ्रेट। तो अगर एज ए जिम ओनर तेरे पास कुछ कंटिंजेंसी प्लान है टू हाउ टू रिपे द EMIs और टू हाउ टू पे द रेंट फॉर द जिम प्लेस दैट यू हैव टेकन ऑन रेंट एक्सेट्रा, तो यू आर गोइंग टू सर्वाइव द लॉकडाउन, अदरवाइज इट्स गोना बी डैम डिफिकल्ट, है ना। सो द कंटिंजेंसी प्लान्स आर मेड इफ अ मेजर कॉम्पिटिटर विड्रॉज फ्रॉम मार्केट। हाँ, तो अगर देखो कभी कभी कैसा होता है, कंटिंजेंसी आने वाली है, इसका ना थोड़ा सा अपने को आइडिया आने लगता है। तो जब वो आइडिया आने लगता है, वो कब आता है, तो मेरा मेजर एक बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट से निकल के जा रहा है, तो सोचने वाली बात है भाई वो क्यों जा रहा है, वो जा रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सोच लो। या तुम्हारे डिमांड का प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इतना ज़्यादा है कि तुमने सोचा ही नहीं था उससे ज़्यादा तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड आ रहा है। तो अकबर देख, सिंपल सी बात है, डिमांड बहुत है, ओके, अगर तू उसको सही से सप्लाई नहीं करता इनिशियल फेज में ही, तो people who are demanding your product are going to go down because you're not supplying. Now when you're not supplying for the first time, how will they know that you're going to supply in the next time? गड़बड़।
तो डिमांड जब तुम्हारे प्लान से एक्सीड कर जाती है, यू हैव टू मेक श्योर यू हैव समथिंग टू फॉलो अपॉन, जिसके वजह से तुम डिमांड को रीच कर पाओ, सर्विस दे पाओ। देन कभी कभी एक डिजास्टर हो जाता है, जैसे अपना ये पैंडेमिक का सिचुएशन है। नाउ दिस डिजास्टर इज ऑल्सो कंटिजेंसी। ऐसे सिचुएशन में जब हम प्लान्स ऑलरेडी थोड़े बहुत बना के रखे हुए होते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो पाता है, उतना लॉस नहीं होता जितना हम बिना प्लानिंग के हमें फेस करना पड़े। ठीक है, सो कंटिजेंसी प्लानिंग के स्टेप्स देखो। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई अनफेवरेबल इवेंट्स। परफेक्ट, अपने जो भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं वो। अब कोरोना तो हमें अनआइडेंटिफाइड ही रहा, ऑफ कोर्स, आई मीन वी कुडंट इमेजिन कि ऐसा कुछ वायरस आएगा। देन यू हैव टू स्पेसिफाई ट्रिगर पॉइंट्स। कब अनफेवरेबल हो गया इसका ट्रिगर पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे अकाउंट्स में क्या दिख रहा है मतलब गड़बड़ है, तुम्हारे फंक्शनिंग में रोजाना के क्या दिख रहा है मतलब गड़बड़ है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। देन असेस द इम्पैक्ट। सो असेसिंग द इम्पैक्ट में कंटिजेंसी का कितना इम्पैक्ट होने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है, कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा मे बी, ये सब देखना कंटिजेंसी प्लानिंग में आता है। देन डेवलप कंटिजेंसी प्लान। येस, वंस यू हैव थॉट ऑफ द अनफेवरेबल इवेंट्स, वंस यू हैव थॉट अबाउट द ट्रिगर पॉइंट्स, वंस यू नो कितना इम्पैक्ट होने वाला है, अब तुम उस हिसाब से एक बफर प्लान बनाओगे जिसे हम कंटिजेंसी प्लान कहेंगे। ये कंटिजेंसी प्लान तुम्हें कितना हेल्प करने वाला है इन दैट अनफेवरेबल इवेंट, इसका भी तो एक इम्पैक्ट देखना जरूरी है। सो असेस द इम्पैक्ट ऑफ दीज कंटिजेंसी प्लान्स। देन डिटरमाइन अर्ली वार्निंग साइंस। यस, कि अर्ली वार्निंग से क्या होता है, अगर अनफेवरेबल इवेंट आने वाला भी है और मुझे थोड़ा सा जल्दी पता चलता है तो मे बी आई कैन चेंज माई करंट प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज एंड हेल्प माई सेल्फ कम आउट ऑफ इट। तो जैसे अभी तूफान आने वाला था, वो निसर्ग, तो बिकॉज काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें पहले से पता थी, वी कुड अवॉइड, सी देयर वाज एन इम्पैक्ट, डेफिनेटली देयर विल बी, बट एटलीस्ट इम्पैक्ट को हम कम कर पाए बिकॉज ऑफ द कंटिजेंसी प्लान्स, बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग साइंस। एंड देन डेवलप एक्शन प्लान्स अकॉर्डिंग टू द कंटिजेंसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या करना है, क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये एक्शन प्लान को डेवलप करना नेसेसरी है। ठीक है, सो स्टेप 1, आइडेंटिफाई अनफेवरेबल इवेंट्स। Second, specify the trigger points. Third, assess the impact. Fourth, develop the contingency plans. Contingency plan का fifth में assessment करो कि कितना use हो रहा है. Then determine the early warning signs. And lastly, develop action plans. Is this clear? Okay. Benefits of contingency plan में, बिकॉज इट्स अ प्रोएक्टिव प्लान, प्रोएक्टिव प्लानिंग का फायदा मिल जाता है। बिफोर कुछ लॉस हो जाए तुम प्रोएक्टिव होते हो। प्रोएक्टिव इज बेटर देन रिएक्टिव। नुकसान होने के बाद यार अब मैं क्या करूँ करने से बेटर है नुकसान होने से पहले ही थोड़ा नुकसान कम किया जाए। देन इट हेल्प्स एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। येस, इट डेफिनेटली हेल्प्स एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम्स इन द सेंस आगे हमें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, इसे अगर हम पहले ही थोड़ा सा समझ ले तो मेंटली एंड ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स वाइज वी आर प्रिपेयर्ड। It gives us morale boost. Then it helps add creative and innovative ideas as a response to change. Yes, ये unfavorable event आने वाला है, ये अगर मुझे पहले से पता है तो थोड़ा creatively, थोड़ा खुद को बदल के, थोड़ा innovative ideas डाल के हम change कर पाते हैं खुद को और एक अच्छा response दे पाते हैं to the change. Dynamism आ जाता है हम में. And last, it prevents panic and crisis. Absolutely. अब ये तूफान जब आया, if you know it had come, निसर्ग जो रायगढ़ से लेके अलीबाग वगैरह सब डिवास्टेट करके गया, बट फिर भी किनारे किनारे के जो लोग हैं, बीच फ्रंट के लोग, they were well prepared. So there was no havoc कि oh shit अब क्या हो गया, अचानक आ गया हम सब उड़ गए. No, everything happened. I know there was certain loss happening also, but still it became manageable because people knew कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसका थोड़ा असर हो सकता है। तो पहले से पता होने की वजह से, पहले से प्लान्स पॉलिसीज डिटरमाइंड होने की वजह से पैनिक या अचानक क्राइसिस ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, एवरीबडी, दोज वर द बेनिफिट्स ऑफ कंटिजेंसी प्लान्स। ओके, अब माइकल पोर्टर नाम का बंदा ना अपने को पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल बना के और बता के गया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला पार्ट है, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल ना। इस पर शॉर्ट नोट, एक्सप्लेन पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, ऐसी सारी चीज़ें पूछी जाती है। सो यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। ना देयर आर 5 फोर्सेस जो माइकल पोर्टर कहता है कोई भी बिजनेस ने अपने कंट्रोल में रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5 फोर्सेस पे किसी भी बिजनेस का कंट्रोल है, द बिजनेस इज गोइंग गुड। अगर ये 5 फोर्सेस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है तो मतलब समझ लो ये 5 फोर्सेस पे तुम्हें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो नाम देखो उनके क्या क्या है। bargaining power of supplier, bargaining power of customer, competitive rivalry,
थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ओके, देखते हैं ये क्या चीज़ है। ओके, अब अगर मुझे ये चीज़ को डिस्कस करना है, ये क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ पहले, फिर मैं उसके बेनिफिट्स पे चलती हूँ। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। देखो एक बात समझो, इफ़ आई एम ए BMW कार मैन्युफैक्चरर और मैं अगर एक पर्टिकुलर बंदे से ही टायर मैन्युफैक्चर करके लेके वो टायर्स मेरे गाड़ी पे लगाती हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सप्लायर का पावर बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता है कि वो अकेला तुम्हारा सप्लायर है और कोई नहीं। तो वो क्या करेगा, वो नौटंकी करेगा, थोड़ा भाव खाएगा, नक चढ़ा हो जाएगा। क्यों? उसे पता है तुम उस पर डिपेंडेंट हो। कल अगर उसने तुम्हें वो टायर बना के नहीं दिया, यू आर लॉस्ट, तुम और किसी के पास नहीं जा सकते हो। इसे मोनोपोली कहते हैं। भाई अगर तुम्हारे सप्लायर का बार्गेनिंग पावर तुमसे ज़्यादा है तो तुम डूब रहे हो, गड़बड़ है। तो उसे पता होना चाहिए कि कल वो नहीं तो और 10 सही, ऐसे तुम्हारे पास ऑप्शन है सप्लायर के, तो वो अपने लिमिट में रहेगा, तुम्हें सस्ता किफ़ायती हर प्रकार का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट पावर। सेम सेकेंड पावर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स की होती है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे जैसे बहुत सारे रहेंगे तो कस्टमर का पावर हाई है। वो आएगा दुकान पे, तुमने फटाक से उसे सर्व नहीं करेगा तो बोलेगा छे उड़द गेला, मैं बाजू में जाऊंगा, बाजू में जाके प्रोडक्ट ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसे बाजू में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। पर यही तुम्हारा प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है कि उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो लाइन लगाएगा 2 घंटे पर तुम्हारे पास ही खड़ा रहेगा। तो अब ऐसे केसेस में सेकेंड वर्जन इज बेटर, नो? कस्टमर का पावर कम है, तुम्हारा पावर ज्यादा है। दैट इज नोन एज बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। इट शुड ऑलवेज बी लेस देन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर। ठीक है, हम सेलर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। देन कॉम्पिटिटिव रिवलरी। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास इतने कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं कि कस्टमर भी बेचारा कंफ्यूज है कि क्या करे। द मोर द कॉम्पिटिटर्स, द मोर द कंफ्यूजन, द मोर द कॉम्पिटिशन, द मोर द दिमाग का दही। फिर कितना प्राइस रिड्यूस करोगे, फिर मगजमारी हो जाता है। तो अगर बहुत कॉम्पिटिटर्स है, यू हैव टू ट्राई कि तुम कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खुद में लाओ, ड्रास्टिक तुम्हारा कुछ इनोवेशन हो जिसकी वजह से तुम कॉम्पिटिटर से सेपरेट होके अलग ही लेवल पे चला जाओ। तुम यहाँ लेवल पे रहोगे, कहाँ गया रे, हाँ ये लेवल पे, और बाकी सारे एकदम 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 नीचू लेवल पे कहीं तो दिखेंगे। ठीक है। देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं बेसिकली। आज अगर मैं कहूँ बैग्स, ओके, तो एक एस्बेडा की तुसी बैग है ना, 2-3 हज़ार रुपए के आते हैं, बिकॉज इट्स अ ब्रांड एस्बेडा। या ज़ारा के कपड़े देखोगे तो बहुत महंगे आते हैं क्योंकि वो ज़ारा है। ये पर कपड़े तो कहीं पे भी मिलते हैं, मुझे रास्ते पे भी तो 200 का टॉप मिल सकता है। तो वो 200 का टॉप है ना, वो ज़ारा के कपड़ों का सब्सटीट्यूट है। दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, दे आर सब्सटीट्यूट्स, एंड सब्सटीट्यूट्स डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट। आज कॉलेज जाने वाले बच्चे ज़ारा के शोरूम में जाकर शॉपिंग करते हैं कि रास्ते पे रहे? ऑफकोर्स रास्ते पे, हक से। हम भी हमारे टाइम पे वही करते थे। अब कोरोना के ज़माने में पता नहीं क्या होने वाला है, बट हम ज़रूर करते थे। वी यूज टू सुपर एन्जॉय द शॉपिंग एट बैंड्रा लिंक रोड एंड फैशन स्ट्रीट, एंड इट वॉज अमेजिंग। बट इतने सारे टीनेज के स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक मार्केट है ज़ारा का फिर भी? तो वो सारा मार्केट सब्सटीट्यूट्स की वजह से निकल गया। The more the substitute, the more the market gets divided, don't you think? So don't you think your product should have very less substitutes, ताकि at the end of the day बंदा किधर आए? तेरे पास ही आए। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल्स आइसक्रीम, बहुत कम सब्सटीट्यूट्स है, बहुत कम। एंड स्पेशली नेचुरल जैसा सीताफल फ्लेवर या टेंडर कोकोनट फ्लेवर कोई नहीं देता। आई मीन अमेजिंग शिट, आई एम मिसिंग नेचुरल सो मच। आई मीन कब ये सब खुलेगा, कब हम जाके बाहर का मस्त वाला खा पाएंगे, कब मैं चिकन बिरयानी खाऊंगी? आई रियली डोंट नो। शिट, आई मिस नॉन वेज बाहर का, आई मिस नेचुरल्स का आइसक्रीम। I hope you too. I mean, but naturals is naturals. My point was that naturals is natural. You can't have any substitute to naturals. So बड़ी बड़ी लंबे लाइनें लगती है, but फिर भी naturals का आइसक्रीम ही लोग खा के चले जाते हैं। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स कंपेरेटिवली कम है फॉर naturals। यही देन देर इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। या हैव मोर, नया आया naturals के लिए एक कॉम्पिटिटर, एंड हैव मोर आइसक्रीम्स आर डेलिशियस। आई मीन दे आर वेरी टेस्टी, सॉफ्ट, नाइस, क्रीमी, इट्स वंडरफुल। पर नेचुरल्स जिस रेट पे तुम्हें कोन देता है, एक कोन और स्कूप एक रफली 60 और 100 रुपीज़ में, उस कंपैरिजन में तुम्हें 40-45 रुपए में हैवमोर का एक मस्त वाला चोको ब्राउनी वाला भी कोन आ जाता है। तो नया एंट्रेंट होने के बावजूद भी हैवमोर हैज़ क्विकली कैप्चर्ड द मार्केट।
यही डीमार्ट की अगर बात करो, डीमार्ट को और कोई नया एंट्रेंट आने से फर्क ही नहीं पड़ता है। डीमार्ट इतना सस्ते रेट में बेचता है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स डीमार्ट को है ही नहीं। कोई नया आने वाला अगर इतना सस्ता बेचने लग जाए ना, गेहूं चावल शक्कर, लूट जाएगा, डूब जाएगा, बंद हो जाएगा 4 दिन में। तो डीमार्ट को न्यू एंट्रेंस का थ्रेट है ही नहीं, एज इफ। सो डीमार्ट गोज स्ट्रॉन्ग. So for one company, if all the powers are great, they're going strong, we can say that the company is going great and its strategic management is बढ़िया. ठीक है? That is the impact of the 5 forces which Michael Porter wants you to manage for your organization. Okay? So it helps identify the source of competition in an industry. It is used at strategic business unit level. Yes, Porter's 5 force model भी वैसे ही business level पे use होता है. And the forces need to be understood and controlled. Yes, it is very important that you understand and control the forces. वो नहीं किया तो it's of no use. Your business is going to go down somewhere or the other. ठीक है? That was the end of our chapter number 2. पहला चैप्टर क्या क्या बोलता है? पहला चैप्टर बहुत कुछ बोल जाता है अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, बराबर. फिर चैप्टर नंबर 2 क्या बताता है? चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस के बारे में बताता है. सिचुएशनल एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस. सिचुएशनल एनालिसिस में 2 पार्ट. पहला पार्ट बताओ जल्दी. पेस्टल, परफेक्ट. दूसरा पार्ट स्वोट, करेक्ट. पोर्टफोलियो की बात करो तो पोर्टफोलियो में 3 पार्ट आते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स, एंसॉफ मैट्रिक्स, आर्थर डी लिटल. आई होप तुम्हें ये तीनों सही समझे हैं. ये खत्म करके पोर्टफोलियो हटा के हम जाते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान्स पे. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के हमने स्टेजेस भी देखे, स्टेप्स भी देखे. फिर हमने देखा कंटिंजेंसी प्लानिंग विच इज़ वेरी इसेंशियल स्पेशली इन दीज डेज दैट वी आर लिविंग इन. देन एंड में हमने देखा माइकल पोर्टर का 5 force model. Yeah, you call it Porter's 5 force model. The 5 forces need to be controlled by every organization's manager so that the organization leads a very balanced corporate life. Clear? That is all about chapter number 2. I hope you're getting down things. I hope you're writing down these flowcharts. Please focus करो और अच्छे से पढ़ो. एक लास्ट चैप्टर बचता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी. क्वेश्चन आंसर्स का क्या करना है, I will tell it to you soon. Till then, please stay focused on only the flowcharts. Bye bye. Take care. Enjoy. All the best.